वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का अपना अलग मिजाज रहा है। देश का ध्यान हमेशा इस सीट की तरफ रहा और यहां से गए संदेशों का अपना अलग महत्व रहा है। राजनीति के एक से एक बढ़कर एक शूरमाओं ने यहां आकर ताल ठोकी है और हरिद्वार ने कई मिथक बनाए हैं और कई तोड़े हैं। 1977 में अस्तित्व में आई हरिद्वार संसदीय सीट के मतदाताओं ने सियासी दलों को अपनी कसौटियों पर परखा है और बीजेपी की पहली सूची में उत्तराखंड की 3 संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ तो फिर यहां सुगबुगाहट हुई कि आखिर हरिद्वार से कौन प्रत्याशी होगा। वहीं कांग्रेस के जरिए नामों का ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर भी खासा कौतूहल है। तय है कि हरिद्वार की ये सियासी लड़ाई रोचक है। आइए पहले आपको बताते हैं कि हरिद्वार संसदीय सीट के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया और इससे पहले यह क्षेत्र यूपी में सहारनपुर सीट का एक हिस्सा था। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र इस समय उत्तराखंड की 5 सीटों में से एक है और इस समय यह सीट बीजेपी के पास है और यहां एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। देखा जाए तो हरिद्वार संसदीय सीट की तमाम गतिविधियां धर्मनगर हरिद्वार में सिमट कर आती। हरिद्वार सीट 1977 में अस्तित्व में आई। पहले ये सीट यूपी के सहारनपुर संसदीय सीट का हिस्सा थी। हरिद्वार संसदीय सीट का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होने के बाद ये ऐसी सीट घोषित हुई। 2009 में ये सामान्य सीट घोषित हुई। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां से चुनाव लड़े और जीते। तो हरिद्वार को अनेक नामों से जाना जाता है। देवभूमि का द्वार, संत नगरी, कुंभ भूमि के साथ ही हरिद्वार का जिक्र वेद पुराणों में भी है। कई प्राचीन कथाओं घटनाओं का यह शहर साक्षी रहा है और हरिद्वार आस्थाओं का केंद्र रहा है। बड़े बड़े संत यहां रहते हैं। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। हरिद्वार का अपना अलग सियासी मिजाज रहा है और सियासत के कई धुरंधरों ने यहां आकर अपना भाग्य आजमाया है और इसे अपनी सियासी पहचान की कोशिश की है। कुछ को निराश होना पड़ा तो कुछ लोगों को धर्मनगरी ने माफ कीजिएगा दिल्ली पहुंचा दिया और हिंदुत्व विचार के उर्वरक माने जाने वाली हरिद्वार की इस भूमि में कोई अजय नहीं रहा और 12 लोकसभा चुनाव में 6 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई, 4 बार कांग्रेस और 1 बार सपा जीती। यहां से लोकदल ने भी चुनाव जीता और इस भूमि ने एक बार सपा की नैया भी पार लगाई और बसपा ने भी अपने लिए आधार तराशने की कोशिश की, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही असली संघर्ष रहा। हरिद्वार संसदीय सीट पर पहला चुनाव भारतीय लोकदल के भगवान दास ने जीता और आपातकाल के चलते कांग्रेस के खिलाफ लहर थी। 1980 में कांग्रेस की वापसी हुई। हरिद्वार में जनता दल सेक्युलर जीती और इंदिरा गांधी के निधन के बाद चली सहानुभूति की लहर से कांग्रेस जीती। 1989 में भी कांग्रेस ने इस सीट को हासिल किया। 1991 में बीजेपी ने इस सीट को हासिल किया। लंबे समय तक बीजेपी ने इस सीट पर अपना दबदबा बनाकर रखा। बीजेपी के हरपाल सिंह साथी 1996, 1998 और 1999 में यहां से सांसद चुने गए, लेकिन उत्तराखंड बनने पर 2004 में यह सीट सपा को चलेगी और 2009 में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र सामान्य सीट बनी। तो राजनीति के धुरंधर नेता हरीश रावत ने यहां से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2014 की मोदी लहर में उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी को मिली। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत के बजाय उनकी पत्नी रेणुका चुनाव लड़ी और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर निशंक चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस के अमरीश कुमार को चुनाव लड़ाया गया। हरिद्वार सीट पर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना भाग्य आजमाया। बसपा सुप्रीमो बनने से पहले मायावती यहां से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और 1989, 1991 में वो चुनाव लड़ी और तीसरे स्थान पर रही। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास ने भी इस सीट पर कोशिश की थी और 1984 में कांग्रेस के लिए उमड़ी लहर में राम सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उपचुनाव में रामविलास ने हरिद्वार सीट पर अपना पर्चा भरकर सबको चौंका दिया। 2024 के लिए भी हरिद्वार हॉट सीट है और ऐसे में यहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर हर किसी की नजरें हैं। देश का ध्यान इस बात पर रहता है कि हरिद्वार से इस बार कौन। बीजेपी ने जब उत्तराखंड में 3 सीटों का ऐलान किया तो हरिद्वार को लेकर और कयास लगने लगे और वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, लेकिन उनको लेकर असमंजस बना हुआ है। तो ऐसे में फिर दूसरा कौन
इस पर कई अटकलें लग रही है और कई नाम चर्चाओं में, यानी कि उन्हें लेकर सुगबुगाहट है। बीजेपी से स्वामी यतीश्वरानंद अपना दावा ठोक रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद के पक्ष में जो बातें गई, सीएम पर उनका विश्वास है और काफी मजबूत दावेदार हैं। उनके क्षेत्र में दबंग शैली को पसंद किया जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच काफी सक्रिय हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना आधार है। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का नाम भी सियासी फिजाओं में है। उनके पक्ष में कई बातें कही जाती है। देखिए, स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि उनका समाज में अपना एक अलग प्रभाव है, उन्हें संघ का भी करीबी माना जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्वामी यतीन्द्रानंद पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और अब आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम पर। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में एक बात यह भी उठी कि संत नगरी में किसी संत को टिकट दिया जाए। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हुए। कई बातें उनके पक्ष में भी आती हैं, वो बातें आपको बताते हैं। संत समाज में एक बड़ा नाम, अपना एक बड़ा प्रभाव, कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजनीति का सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। कल्कि धाम का शिलान्यास पीएम मोदी से कराकर उनका प्रभाव बढ़ा है। ये संकेत गया कि आचार्य जी मोदी के बेहद करीब हो गए चुके हैं। राम मंदिर पर उनकी टिप्पणियों से सनातनियों के बीच आदर बढ़ा और तीखी आलोचना करने से कांग्रेस असहज हुई। बीजेपी इसका मनोवैज्ञानिक लाभ ले सकती, तो हरिद्वार सीट का ये सियासी गणित आपको समझा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को हरिद्वार से लड़ाने के संदेश बहुत अलग जाएंगे। प्रमोद कृष्णम अच्छे वक्ता हैं, बातों को तार्किक रूप से रखते हैं। ये तो संत समाज के उन प्रभावी लोगों की बात थी जिन्हें कुंभ नगरी के सियासी अखाड़े में उतारा जा सकता है। अब हम उन राजनेताओं पर आते हैं जो कमल हाथ में लेकर हरिद्वार से दिल्ली पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन नेताओं की दावेदारी खास तौर पर बनी हुई है। और बीजेपी के नेताओं में देखें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आ गया है। उनके पक्ष में ये बातें कही जा सकती हैं। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। उनकी छवि लोगों के सामने एक सकारात्मक कामों से जुड़े नेताओं की बनी हुई है। अपनी पार्टी के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित और निष्ठावान है और इसी के साथ सुथरी सभी, और इसलिए उनको लेकर सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं। शीर्ष स्तर पर उनका निरंतर संवाद है, लगातार लोगों के संपर्क में वे हैं, लगातार लोगों से संपर्क में वे हमेशा रहते हैं और राज्य में सीएम के पद का दायित्व भी निभा चुके हैं। संत समाज से भी उनका गहरा जुड़ाव है। धीरे धीरे एक कुशल वक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो रही है। पर्वतीय वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस संसदीय क्षेत्र में पर्वतीय वोटरों की बड़ी संख्या, और इस संसदीय क्षेत्र में आपको बता दें कि जो पर्वतीय वोटर है उनकी बड़ी संख्या, यानी कि हरिद्वार की इस वक्त बात हो रही है। और अब बात सांसद अनिल बलूनी की कर लेते हैं। देखिए, अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं और इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टोली के वे नायक भी माने जाते हैं। और आपको बता दें कि अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टोली के वे नायक भी हैं। अनिल बलूनी की वो खासियत है जिनके आधार पर उनकी दावेदारी काफी अहम हो जाती है। अब चलिए खासियतों के बारे में बताते हैं। वे दिल्ली में ताकतवर राजनेता के तौर पर उभरे हैं। इसी के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया टीम ने पार्टी के लिए शानदार काम किया है। उत्तराखंड में उनके जरिए कराए गए काम चर्चा में रहे हैं, खासकर रेल सेक्टर के काम, बीटीसी अध्यापकों की नौकरी, खासकर आपको बता दें कि नौकरी को सुरक्षित करना, इस तरीके के काम जो है जिसकी वजह से वो चर्चा में इस वक्त आए हैं। तो देखिए, अनिल बलूनी के बारे में ये बातचीत हो रही है जिसमें रेल सेक्टर की बात कर ली जाए, बीटीसी अध्यापकों की नौकरी सुरक्षित करना हो। मजबूत पक्ष देखें तो राज्य में किसी गुट में ना होना उनका एक मजबूत पक्ष है और हाईकमान पर उनकी भी पकड़ बताई जाती है और उन्होंने हमेशा हाईकमान की अपेक्षाओं को संतुष्ट किया। अब हम कांग्रेस पर आते हैं। हरिद्वार संसदीय सीट पर एक समय कांग्रेस की बड़ी पकड़ थी और समय के साथ बीजेपी ने यहां अपना प्रभाव बनाया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सीट को लेकर जबरदस्त होड़ रही। नैनीताल से हरीश रावत ने जब यहां आकर ताल ठोकी तो उन्हें क्षेत्र की जनता ने यहां सीट सौंपी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस इस सीट को हासिल नहीं कर पाई और मोदी की लहर चली तो इस सीट ने अपना मिजाज बदला। 2014 और 2019 में बीजेपी को बम्पर वोट मिले। बीजेपी हैट्रिक बनाना चाहती है, कांग्रेस इस सीट को फिर से पाना चाहती है। अब हरिद्वार सीट के संघर्ष में कांग्रेस से भी कई नाम उभर रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ही सबसे अहम नाम है।
वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनके पक्ष में कई बातें कही जाती हैं। हरीश रावत राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम है। वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ के सियासी समीकरणों से पूरी तरह परिचित हैं। उनकी क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनी हुई है। हरीश रावत का अपना अंदाज है, कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क है। उनकी बेटी यहाँ की एक विधानसभा सीट हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। उनकी जीत के पीछे हरीश रावत का प्रभाव देखा गया है। सोशल मीडिया में उनकी सक्रियता बनी हुई है। कांग्रेस में गुटबाजी न हुई तो हरीश रावत इस सीट के लिए बड़ा चेहरा है। और करण महारा युवा है, लेकिन क्षेत्र के लिए एकदम नए हैं। फिर भी उनके पक्ष में कुछ बातें कही जाती है। वो बातें अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उनके लिए चुनाव प्रचार करे। रानीखेत के से चुनाव हारने पर भी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो तेज तर्रार हैं। हरीश रावत चुनाव नहीं लड़े तो करण महारा के लिए वो मदद कर सकते हैं। 2017 से 2022 तक सदन में नेता उप प्रतिपक्ष रहे और सदन में काफी चर्चाओं में रहे। प्रीतम सिंह अपने आप में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उनके पिता स्वर्गीय गुलाब चंद जाने माने कांग्रेसी थे। प्रीतम सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस उन्हें हरिद्वार सीट पर उतार सकती है। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के आधार को मजबूत करने के लिए काफी संघर्ष किया। उनके पक्ष में काफी बातें कही जाती हैं। प्रीतम सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। पार्टी उनके बारे में सोच सकती है या वे अपनी दावेदारी कर सकते हैं। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के जन आंदोलनों को समय समय पर धार दी है और कांग्रेस में उनको लेकर सकारात्मक भाव झलकता है। उनकी छवि और सहजता को भी पसंद किया जाता है। सभी गुटों को साथ लेकर चलने का कौशल उन पर है। इसी के साथ हरिद्वार में वो ताकतवर प्रत्याशी के तौर पर भी हो सकते हैं। संजय पालीवाल उन नेताओं में। अब बात संजय पालीवाल, देखिए, जिन्होंने कांग्रेस के पुराने दौर को भी देखा है। अपने जनाधार को फिर से पाने का संघर्ष करती कांग्रेस को भी देख रहे हैं। अगर स्थानीय प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाने का मुद्दा पार्टी में उठा तो संजय पालीवाल को टिकट के लिए अपने पहले पायदान में खड़े हुए नजर आ सकते हैं और हरिद्वार की सियासत मुद्दों से जुड़े रहे हैं। हरिद्वार संगठन में जो भी कांग्रेस की ताकत दिखती है, उनके पीछे संजय पालीवाल का बड़ा योगदान माना जाता है और कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क रहा है। पुराने कांग्रेसियों से संजय पालीवाल एक बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड के संगठन स्तर पर काफी काम उनकी तरफ से किया गया। संजय पालीवाल की यहां पर बात हो रही है। हरिद्वार से जुड़े मुद्दों को समय समय पर उठाते रहे हैं। आइए अब आपको हरिद्वार संसदीय सीट के जातीय समीकरण, भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताते हैं और साथ ही यहां की विधानसभा सीटों के बारे में भी जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार इस वक्त काफी इंटरेस्टिंग सीट बनी हुई है क्योंकि लगातार संतों का ये कहना है कि संतों को, यहां से किसी संत चेहरे को जो है हरिद्वार में उतारा जाए और लगातार वो जो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकारों से यही अपेक्षा रखते हैं कि हरिद्वार से कोई संत चेहरा ही यहां का उम्मीदवार होगा। चलिए अब हरिद्वार सीट का सियासी गणित भी समझ लेते हैं। 26% मुसलमान और 5% अन्य हैं। जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जा सकता है। गजब यह है कि यह संसदीय क्षेत्र धार्मिक नगरी, संत नगरी कहलाता है और सियासी तौर पर यहाँ के समीकरणों में मुस्लिम मतदाताओं की उपस्थिति भी रही है। खासकर कुछ विधानसभाओं में इसका असर भी दिखता है। क्षेत्र में धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, ज्वालपुर, BHEL और देहरादून जनपद की 3 विधानसभा धर्मपुर, डोईवाल, ऋषिकेश आती है। 2019 के मुताबिक हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाता हैं। 8,88,228 पुरुष और 7,54,545 महिलाएं। हर पार्टी जातियों को अपने ढंग से साधने की कोशिश करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने यह सीट हासिल की थी। बीजेपी के डॉक्टर निशंक ने कांग्रेस के अम्बरीश कुमार को पराजित किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ खास था, इस बारे में कुछ बिंदु। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कांग्रेस के अम्बरीश को 2,58,000 से वोटों से हराया था और इसी के साथ 6,65,000 वोट उन्हें मिले थे। हरीश रावत के नैनीताल चले जाने से अम्बरीश अकेले पड़ गए थे और उन्होंने स्थानीयता का कार्ड चला लेकिन वो काम नहीं आया। मोदी लहर इस तरह चली कि देखिए हरिद्वार में भी कमल खिल गया और अगर मेन लड़ाई देखी जाए तो ये केवल अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो गुटिया राजनीति हावी रही है। अम्बरीश का चुनाव प्रचार शहरी क्षेत्रों तक रहा है। डोईवाल,
धर्मपुर जैसे क्षेत्रों में तो वो प्रचार करने भी नहीं आए और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी रहा है प्रभाव। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।